प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5,827 नए मामले आए सामने। अब तक प्रदेश की रिकवरी दर 79.39% बढ़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में प्रथम चरण में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने का दिया है निर्देश। कहा, प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए है कटिबद्ध। और लोकसभा में किसानों के हित में पारित 3 नए विधेयकों का बरेली और कन्नौज के किसानों ने किया स्वागत। कहा, इन विधेयकों के माध्यम से अब उन्हें अपनी फसलों का मिलेगा सही दाम। केंद्र और राज्य सरकार के पर्यटन विभाग अयोध्या में पड़े पौराणिक कुंडों के विकास के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसके लिए नोड अर्बन लैब को प्रोजेक्ट बनाने का दिया गया निर्देश। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि कोरोना वायरस के संबंध में स्थिति इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 5,827 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में 6,596 संक्रमित व्यक्ति उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी कुल संख्या बढ़कर के 2,76,690 हो गई है। इस समय प्रदेश का रिकवरी का प्रतिशत 79.39 है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या इस समय 66,874 है। संक्रमित व्यक्तियों में से 2 मार्च से लेकर अभी तक कुल 4,953 लोगों की मृत्यु हुई है। केस फैटेलिटी रेट प्रदेश का 1.42% चल रहा है। हजार 874 है। संक्रमित व्यक्तियों में से 2 मार्च से लेकर अभी तक कुल 4,953 लोगों की मृत्यु हुई है। केस फैटेलिटी रेट प्रदेश का 1.42% चल रहा है ओवरऑल, जबकि सितंबर के महीने में यह और भी कम है, 1.3% के करीब है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोविड-19 की बैठक आयोजित की गई। पहला आदेश उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को दिया कि जो उनके यहां रुकी हुई भर्तियां हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो 59,000 भर्तियां हैं, जिसके संदर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग उनको भरने की पूरी कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने प्रथम चरण में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से ये आदेश दिए गए हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में 59,000 जो भर्तियां हैं, जिसके संदर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग उनको भरने की पूरी कार्रवाई कर रहा है, तो प्रथम चरण में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया है और जहां तक एसीएस बेसिक शिक्षा ने बताया है कि टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे सभी छात्रों में जितने संभव है, यानी 31,661, इनको एक सप्ताह के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित इनके लिए कर दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत सारी और तमाम सारी घोषणाएं की थी। उन्होंने कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अब तक सरकार ने अन्य विभागों में 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को चयनित करके विभिन्न विभागों में पदों पर पदासीन किया है। सूचना हमारे पास विभिन्न विभागों से आई। अनुरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत समूह ख, ग व घ में 8,556, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 28,622, प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में 365, अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से
16,708 बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, ये जो अभी 31,000 बता रहे हैं, इसके पहले ही 54,706, पुलिस विभाग भर्ती बोर्ड के माध्यम से 1,37,253, सहकारिता विभाग में विभिन्न पदों पर 726 लोगों को अपॉइंट किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उच्च शिक्षा में क्रियान्वयन को लेकर कुलाध्यक्षों के एक वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित किया। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री के साथ साथ देश के विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की उम्मीदों को पूरा करने वाली नीति है। उन्होंने ये भी कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ने की जगह सीखने पर ज्यादा फोकस दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने से पहले 2 लाख से भी ज्यादा सुझावों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मकसद शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार करना है। राष्ट्रपति ने शिक्षा में समावेश और उत्कृष्टता लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि न केवल हमारे युवाओं के भविष्य को शिक्षा नीति मजबूत करेगी, बल्कि हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भी तैयार करेगी। The National Education Policy aims to reorient our education system towards meeting the needs of the 21st century. It sets the vision of developing an equitable and vibrant knowledge society by providing quality education to all. This calls for achieving the twin objectives of inclusion and excellence. The policy also seeks to discourage rote learning and overemphasis on marks or grades. It seeks to encourage critical thinking and a spirit of inquiry. राष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य उच्च शिक्षा में ग्रास एनरोलमेंट रेशियो यानी GER को 2035 तक 50% बढ़ाना है और इस लक्ष्य को हासिल करने में टेक्नोलॉजी बड़ी भूमिका निभा सकती है। One of the targets of the NEP 2020 is to increase the gross enrollment ratio or GER in higher education to 50% by 2035. Technology can help in achieving this target. राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन से शिक्षा के महान केंद्र के रूप में भारत अपना पुराना गौरव हासिल कर सकेगा। India was a globally respected education hub in ancient times. Universities at Takshashila and Nalanda had iconic status. But today, India's higher education institutions do not get high positions in global rankings. Effective implementation of the NEP 2020 is likely to restore India's glory as a great center of learning. प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने जिम्मेदारी और कार्यों में शिथिलता बरतने के आरोप में BSA इटावा को और आम नागरिकों की शिकायत पर भ्रष्टाचार के आरोप में मिड डे मील के DG अरुण यादव को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लेखा अधिकारी इटावा और DGM मिड डे मील अरुण यादव के कार्यों की जांच करवाई जाएगी। वो जनपद इटावा में कानपुर मंडल के शिक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने आने वाले स्थानिक स्नातक विधान परिषद चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। ऑपरेशन कायाकल्प, पाठ्य पुस्तकों का वितरण, बच्चों को लॉकडाउन के दौरान की अवधि का मिड डे मील का अनाज का वितरण, जो रिटायर्ड टीचर हैं उनके GPF पेंशन के भुगतान को लेकर के इन्हीं मुद्दों पर समीक्षा हुई है और कामकाज के आधार पर जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, जो विभाग की योजनाएं हैं, उनको लागू करने में शिथिलता बरतने के आरोप में BSA इटावा को और जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की शिकायत पर भ्रष्टाचार के आरोप में मिड डे मील के जो DC हैं अरुण यादव, उन दोनों लोगों को आज तत्काल हटाने का हमने आदेश कर दिया है और लेखाधिकारी इटावा और MDM DC अरुण कुमार, इनके गतिविधियों की जांच भी करेंगे।
घर की दहलीज से बाहर निकलकर सुल्तानपुर जिले की 2 महिला ग्राम प्रधानों ने अपने अपने गांव को विकास के उच्च शिखर पर पहुंचाकर इतिहास रच दिया है। मोतीगरपुर ब्लॉक के दियरा ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान सुनीता गुप्ता और हरसायन नागापुर की ग्राम प्रधान कमला वर्मा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव के निर्देश पर जिले की दियरा और हरसायन नागापुर ग्राम पंचायतों के दोनों ग्राम प्रधानों को 8 और 12 लाख रुपए के साथ प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। सदर भाजपा विधायक सीताराम वर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करते हुए उनके क्षेत्र की 2 महिला ग्राम प्रधान महिला सशक्तिकरण की प्रतीक बन गई हैं। ये पंचायत सशक्तिकरण का पुरस्कार है। ये हमारे विकासखंड मोतीगरपुर के 2 ग्राम पंचायत और जो कि एक अच्छा कोइंसिडेंस है, दोनों हमारी महिला प्रधान हैं, ग्राम दियारा और नागापुर के प्रधान जी लोगों को ये वर्ष 2018 में इसका मूल्यांकन करके और 19 में अवार्ड डिक्लेयर हुआ था, परंतु अभी ये प्राप्त हुआ था। तो ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है और आशा है कि इनकी उपलब्धि को देखते हुए क्षेत्र के अन्य माननीय ग्राम प्रधानगण भी इससे प्रेरणा लेंगे और बेहतर कार्य करेंगे। ये गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, नाली है, खड़ंजा है, शौचालय है, ओवरऑल डेवलपमेंट पर पुरस्कार दिया गया। हम लोगों ने देखा है दोनों गांव में बहुत काम हुआ है, बहुत सुंदर काम हुआ है, बड़ी रुचि लेकर प्रधानों ने किया, हमारे वो बधाई के पात्र हैं। पुरस्कृत होने वाली दियारा की ग्राम प्रधान सुनीता गुप्ता ने बताया कि स्वच्छता अभियान चलाने की प्रेरणा उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। ग्राम प्रधान ने बताया कि उनके गांव में हर जरूरतमंद को आवास उपलब्ध करवाया गया है। पूरे गांव में प्रत्येक घर में इज्जत घर का भी निर्माण हो चुका है। मैं अपने गांव में शौचालय बनवाई और प्रधानमंत्री आवास सबको दिलाई और मंत्री आवास जो है उसको भी दिलाए। हमारे प्रधानमंत्री जितनी भी योजनाएं लाए सब अपने ग्राम सभा में उपलब्ध किया और अच्छे से अच्छे काम को किया और इसी उम्मीद से हमारे ग्राम सभा को सरकार ने चयनित किया। बहुत बहुत धन्यवाद है उनके लिए। केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों के हित में लाए गए 3 नए विधेयकों का बरेली के किसानों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये विधेयक उनके लिए उम्मीद लेकर आए हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिलेगा। बिचौलियों की भूमिका खत्म होने से उनको लाभ होगा। और ये सरकार जो 3 विधेयक लाई है किसानों के लिए, ये बहुत ही लाभदायक है, जिससे कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है और उच्चतम दामों में बेच सकता है और इससे किसानों के लिए काफ़ी फायदा हुआ है और इसलिए इससे किसान बहुत खुश हैं। इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सभी किसानों। मोदी जी जो भी फैसला लेते हैं एकदम जनता के हित में लेते हैं, किसान के हित में लेते हैं। गरीब का, किसान का, मजदूर का, नौकर पेशा सबके हित में फैसला लेते हैं, अच्छा करते हैं। मैं उनके हर फैसले का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और जो भारत सरकार के किसानों के हित में 3 विधेयक पास हुए हैं उनसे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि अब बीच में जो लोग कुछ कर लेते थे उससे अब मुक्ति मिल गई है। अब सीधा किसान का और सरकार का संवाद रहेगा। किसान की फसल को सरकार खरीदेगी और किसान कहीं पे ले जाके बेच सकता है, जहाँ हमको पैसे सही मिलेंगे वहाँ बेचेंगे। तो इन तमाम कानून जो भारत सरकार ने अभी 3 जैसे कानून ये किसानों के लिए आए हैं, इनसे हम बहुत खुश हैं और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि किसानों के हित में ऐसे कानून आए, इनसे देश खुशहाल रहेगा और किसान खुशहाल रहेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किसानों के हित में 3 फैसले किए हैं, मैं इसका तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और ये फैसले किसान के हित में हैं। सीधे फसल का जो सही मूल्य होगा वो किसानों को प्राप्त होगा और जो बिचौलिए हैं उनकी मुक्ति, मतलब उनसे हमको मुक्ति मिली है। बिचौलियों का जो खेल है वो ख़त्म हो चुका है और किसान का जो फसल का जो सही मूल्य है वो हमको प्राप्त होगा। और मैं पुनः एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं किसान परिवार की ओर से। और जो सरकार ने कल जो कानून पास किया है वो तो अच्छा किया है, अपना सामान को बाहर भी बेच सकते हैं। ऐसी सरकार को मोदी जी को धन्यवाद।
आलू की पारंपरिक खेती के लिए चर्चित रहने वाले कन्नौज जिले के आलू किसानों के साथ साथ अन्य किसानों ने लोकसभा में पारित किसान बिल का समर्थन करते हुए उसका स्वागत किया है। साथ ही किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहते हुए कहा है कि भले ही कुछ लोग इस बिल का विरोध कर रहे हों, लेकिन वास्तविकता में ये बिल किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने वाला बिल है। इस बिल के पास होने में सबसे ज्यादा नुकसान बिचौलियों का हो रहा है और फायदा किसान को। जो बिल किसान के हित में पास हुआ है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम भी खेती करवाते हैं, किसान ही हैं और आलू, मक्का, गेहूँ की फसल करवाते हैं। अब इससे हम लोगों किसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। बिचौलिया के माध्यम से जो लोग हम फसल बेचते थे उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार होता था। अब भ्रष्टाचार से मुक्त होकर हम लोगों को बहुत अच्छे उचित दाम मिलेंगे। इसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लोकसभा में जो हमारे किसानों के हित में बिल पास हुआ है उसके बारे में कुछ आपको बताने वाले हैं। क्या है कि जो हम अभी तक खेती करते आए हैं और जो बीज के जो हम पहले फसल बेचते थे, बीज के बिचौलिया जो खा जाते थे, जैसे एजेंट हैं और काफ़ी सारी मतलब आ जाते थे, तो उनका मतलब बीज के ले लेते वो हम अब अपना खुद डायरेक्ट मंडी में बेच सकते हैं। मोदी जी ने जो बिल पास किया है किसानों के लिए, हम लोग किसानों को उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो बिचौलिया पैसा ले जाते थे किसान का, अब हमको सीधा खाते से पैसा मिलेगा, चेक द्वारा मिलेगा। हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसान आबाद हो जाएगा। बिचौलिया मंडी लेके जाते हैं, मंडी टैक्स पता लगा 20,000 रुपये का हुआ तो 1% मंडी टैक्स हो गया, 1% उनका टैक्स हो गया, 2% तो जानबूझ के ही काट लेते हैं। वो लूट लेते थे, किसान को गुमराह कर देते थे। अब वो सब खत्म हो जाएगा। किसान का जो भी होगा उसे डायरेक्टली मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार के पर्यटन विभाग लगभग 70 करोड़ रुपए से अयोध्या के कुंडों का विकास करेंगे। इसके लिए नोड अर्बन लैब को प्रोजेक्ट बनाने का निर्देश दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई। बैठक में अयोध्या के विलुप्त हो रहे या जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े पौराणिक कुंडों के विकास के लिए मंथन किया गया। बैठक में इस योजना का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। नोड अर्बन लैब संस्था कुंडों के विकास के लिए अनेक योजनाएं बना रही है। संस्था स्थानीय विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलकर और मौके पर निरीक्षण कर योजना को अंतिम रूप देगी। अयोध्या के विधायक वीर प्रकाश गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक चरण में दशरथ कुंड, अग्निकुंड, सीता कुंड, विद्या कुंड, गणेश कुंड और हनुमान कुंड का प्रस्ताव बनाया गया है। इसको और विस्तृत किए जाने के लिए अन्य कुंडों को भी शामिल किया जाएगा। केंद्र की सुदर्शन दर्शन योजना के अंतर्गत करीब 70 करोड़ रुपया मिला है, जिसमें अयोध्या के कल्चरल हेरिटेज और अयोध्या के पौराणिक कुंडों का जीर्णोद्धार, साथ ही अयोध्या को कल्चरल सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए उन स्थानों को विकसित करना उद्देश्य है। नीली क्रांति के बाद अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए मछुआरों की किस्मत चमकेगी। शासन की मत्स्य पालन के लिए मछुआ किसानों की आय दोगुनी करने की तैयारी है। मत्स्य निर्यात दोगुना करने और अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करने के साथ किसानों की आय को दोगुना करने के मकसद से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। योजना की शुरुआत में 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई गई है। इसके अंतर्गत तालाब निर्माण, मत्स्य बीज उत्पादन हेतु हैचरियों की स्थापना, नर्सरी मत्स्य बीज के संवर्धन के नर्सरियों की स्थापना, उसके मछलियों के मार्केट के लिए कोल्ड चेन और उनके विपणन केंद्रों की व्यवस्था, और साथ ही साथ मिट्टी पानी की जांच, मछली के रोग की जांच, और इसके साथ ही साथ मछलियों के फुटकर बिक्री के लिए और उसको ताजी अच्छे वातावरण में मत्स्य भोक्ताओं तक मछली पहुंचे, उसके लिए सारी चीजें इसमें समावेश हैं। योजना के तहत लाभार्थियों को 40 से 60% तक अनुदान मिलेगा। सामान्य जाति के लाभार्थियों को 40%, आरक्षित वर्ग और महिलाओं को इस योजना में 60% छूट दी जा रही है।
इसमें महिलाओं के लिए 60% अनुदान की व्यवस्था है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी जो परियोजना लागत है उसका 60% उनको मिलेगा। शेष लाभार्थियों को उसमें 40% की व्यवस्था दी गई है। और इतना ही नहीं, ऐसे भी क्षेत्र जहां पर पानी की कमी है, जहां पर नई तकनीक मत्स्य पालन के लिए जैसे बायोफ्लाक है, RAS है या सोलर पावर एक्वा सपोर्ट सिस्टम है, तो ऐसे में वहाँ सभी के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। इस योजना के शुरू होने से प्रदेश के मत्स्य पालकों में उत्साह है। लखनऊ के ग्रामीण इलाके में मछली पालन का काम कर रहे वाजिद और मोहम्मद इसरार बताते हैं कि हमें अपना काम बढ़ाने में आर्थिक मदद की आवश्यकता थी। इसके लिए हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आवेदन किया है। चाहते हैं जो गवर्नमेंट लाभ दे रही है इस वक्त मछलियों को लेके लोन कर रही है तो वो हमारा लोन हो जाए, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम अपना कारोबार बढ़ा लें और दाना आना हमारी मछलियों को टाइम से मिलता रहे। हम ये चाहते हैं कि जो मोदी और योगी जी की तरफ से जो योजना आई है उसका हमें लाभ मिले कि हम अपनी मछलियों की देखभाल कर सकें अच्छे से, दाना और बच्चे के लिए। इस योजना का लाभ फेरी वाले भी उठा सकते हैं। फेरी वाले लाभार्थियों को साइकिल और आइस बॉक्स भी दिए जाएंगे, जिसके लिए योजना के तहत 10-10 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। सरकार से ये चाहते हैं जब इनका कारोबार बढ़ेगा तो हमारा भी कारोबार कुछ बढ़ेगा, जब इनका कारोबार बंद हो जाएगा तो हमारा भी कारोबार बंद हो जाएगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ से अधिक का निवेश इस क्षेत्र में होने वाला सबसे अधिक निवेश है, जिससे निश्चित तौर पर मत्स्य उत्पादकों को लाभ मिलेगा। हिमांशु सोनकर, DD न्यूज, लखनऊ। मथुरा में महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए 105 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं, जिसमें मुकुट, पोशाक, पायल, स्कूल की ड्रेस और संक्रमण से बचने के लिए मास्क तैयार किए जा रहे हैं। दूरदर्शन को जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा शहरी मिशन प्रबंधक नितिन कुमार ने बताया कि कोरोना संकट में महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर अपने हुनर से पोशाक, अगरबत्ती, धूपबत्ती, मुकुट आदि वस्तुएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी और सशक्त बनाने की दिशा में जो उत्पाद तैयार किए गए हैं उनको बाजार उपलब्ध करवाने के साथ साथ ऑनलाइन साइट पर भी डालने का प्रयास किया जा रहा है। जी मैं यही कहूँगी कि हर लड़की को, हर लेडी को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर की एक वो मुहिम चलाई है और हम उसको फॉलो भी कर रहे हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ करने को, और इसमें हमारा इनकम भी है। प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर का हमें एक संदेश दिया है, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि अभी भी जैसे हम अगर अपनी महिलाओं की बात करें तो काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो देखा जाए तो हम जब छोटे होते हैं तो पापा पे डिपेंड रहते हैं, बड़े होते हैं तो फिर शादी आती है तो अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहते हैं, बूढ़े होते हैं तो अपने बच्चे पे डिपेंड रहते हैं। तो लेकिन कुछ ना कुछ उसमें पहल होनी चाहिए। तो मेरा अपनी तरफ से ये है कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो जो लॉकडाउन का समय था उसमें भी और अभी भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि डिजिटली में जितना हो सके अपने आसपास की जो महिलाएं हैं उनको मैं कुछ ना कुछ सिखा सकूँ कि वो आगे अपना किसी भी चीज़ को प्रमोट कैसे कर सकती हैं। ऐसे अगर वो घर में कुछ काम करती हैं अपना घर में, तो आगे उसको मतलब बढ़ाना चाहती हैं उसको, तो वो ऑनलाइन बढ़ा सकती हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बने और अपने जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाएं और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। मैं इस वक्त मास्क बनाने का काम कर रही हूँ, जिससे हम कपड़े वगैरह लेकर आते हैं, कटिंग करते हैं और देन बनाते भी हैं। और हम जिन लड़कियों को मतलब ज़रूरत है, कुछ कर नहीं रहे, खाली बैठी हुई लड़कियां हैं, तो हम उनको भी बनाने के लिए देते हैं ताकि उनका भी कुछ काम चले और हमारा भी काम चले और सबको सेफ्टी रहे। आमदनी तो होगी, जब हम अपना काम खुद का करेंगे, नाम हमारा होगा, तो आमदनी भी बढ़ेगी। देन ये अच्छा है कि सब आत्मनिर्भर होगा, हम खुद पर डिपेंड रहेंगे। इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि अभी तक जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था इस बुटीक में, मुझे कुछ नहीं आता था रिलेटेड टू स्टिचिंग, सिलाई के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। पर जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि मैं और भी बेटर कर सकती हूँ। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे सिर्फ गारमेंट कंस्ट्रक्शन किया है
बट फ्यूचर में मुझे लगता है कि मैं और भी बेटर कर सकती हूँ, एज ए डिज़ाइनर भी मैं वर्क कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए कि मैं आत्मनिर्भर रह सकती हूँ खुद पर, मुझे किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होगी। जिला नगरीय विकास अभिकरण के माध्यम से हमारे यहाँ करीबन 250 से ज़्यादा हमारे ग्रुप चल रहे हैं, जिसमें कि महिलाओं द्वारा 10 महिलाओं को मिला के एक समूह बनाया जाता है, जिसे हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। स्वयं सहायता समूह एक स्वयं में मदद करने वाला समूह है, जिसमें स्वयं महिलाएं अपनी खुद की मदद करती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, लगभग 250 से ज़्यादा हमारे यहाँ समूह बने हुए हैं और ये विभिन्न प्रकार के समूह हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पोशाक बनाने का कार्य चलता है, ठाकुर जी के मुकुट बनाने का कार्य चलता है, साथ ही साथ हमारे यहाँ माला, कंठी माला जो होते हैं उनका भी कार्य चल रहा है। अभी कोविड-19 की वजह से लोगों का कार्य व्यवस्थित हो गया, जिससे कि हमने उनको मास्क बनाने का भी कार्य दिया है। तो कई जो ग्रुप हैं हमारे, वो मास्क बनाने का भी कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कुछ ड्रेस बनाने का भी कार्य मिला है, जो कि हमने महिलाओं को आवंटित भी कर दिया और उन्होंने वो कार्य पूर्ण भी कर लिया है और हमने ड्रेस उनको उपलब्ध भी करा दी। कोरोना संक्रमण से प्रभावित शहरी पथ विक्रेताओं और रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के लिए चल रही पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना का दुकानदार लाभ उठा रहे हैं। आइए देखते हैं सीतापुर की ये रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से प्रभावित शहरी पथ विक्रेताओं व रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों हेतु आजीविका प्रारंभ करने के लिए लघु ब्याज आधारित अनुदान ऋण सुविधा चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ पटरी दुकानदारों को मिल रहा है। इस योजना से छोटे दुकानदार स्वाभिमान स्वावलंबन के साथ अपना जीवन गुजार सकेंगे। जनपद सीतापुर में 400 से अधिक पटरी दुकानदारों के लिए यह योजना नई उम्मीद बनकर आई है। हाँ, प्रधानमंत्री जी का जो योजना है और बहुत अच्छी है, हमारा जीवन बढ़िया चल रहा है। पैसे मिलने से हमने फिर से अपना काम चालू कर पाए हैं, वो अच्छा भी चल रहा है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन में हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए थे और इस योजना के तहत मोदी जी ने गरीब पटरी दुकानदारों की बहुत मदद की, सहायता की। इस योजना के तहत जनपद में 1982 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 153 आवेदन बैंक द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। जिसमें हमारे पथ विक्रेता हैं 4880 और ऋण आवेदन जो हमारे हो चुके हैं वो 2329 और जो लाभ जिनको बैंकों ने स्वीकृत कर दिया है 10,000 रुपये वो है 402। और अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, फार्म भी भर रहे हैं। जो हमारी पहले से सूची गई हुई थी शासन द्वारा जो स्वीकृत है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं पूरी तरह से और हम पूरा अपना लक्ष्य पूरा कर रहे हैं। इस योजना से सीतापुर के पटरी दुकानदार प्रसन्न हैं। उन्हें लगता है कि जीवन को सही दिशा में लाने का एक नया अवसर उन्हें मिल रहा है। सीतापुर से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वाराणसी में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एक सप्ताह के कार्यक्रम के तहत वाराणसी के लोहरावीर स्थित काशी अनाथालय में काशी प्रांत के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर अनाथ बच्चों को फल फूल मिष्ठान, खेलने के लिए अनाथ बच्चों को फुटबॉल, बैट बॉल आदि खेलने के सामान तथा आने वाले जाड़े के मौसम को ध्यान में रखकर उन बच्चों को नहाने के लिए गर्म पानी के गीजर भी प्रदान किए और सभी ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5,827 नए मामले आए सामने। अब तक प्रदेश की रिकवरी दर 79.39% बढ़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में प्रथम चरण में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने का दिया निर्देश। कहा, प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए है कटिबद्ध। और लोकसभा में किसानों के हित में पारित 3 नए विधेयकों का बरेली और कन्नौज के किसानों ने किया स्वागत। कहा, इन विधेयकों के माध्यम से अब उन्हें अपनी फसलों का मिलेगा सही दाम। केंद्र और राज्य सरकार के पर्यटन विभाग अयोध्या में पड़े पौराणिक कुंडों के विकास के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसके लिए नोड अर्बन लैब को प्रोजेक्ट बनाने का दिया गया निर्देश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।